नमस्कार। वीडियो की शुरू में देखते हैं राज व्यवस्था और इसमें हम भारतीय राज व्यवस्था को देखेंगे जो कि पीटी स्पेशल है। और यह लेक्चर बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित है। और यह लेक्चर देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यानी कहने का सही हुआ कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ ही देखें तो यूपीपीएससी द्वारा आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025 के लिए इसके अलावा एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए यानी यूपीएससी परीक्षाओं के लिए, एसएससी परीक्षाओं के लिए यूपीट्रिपल द्वारा आयोजित अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित पीट 2025 के लिए, इसके अलावा शिक्षक भर्ती के लिए भी विश्ववाइज यह लेक्चर महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप है। ध्यान दें कि बेस्ड ऑन माइंड मैप पर जो है ज्योग्राफी जिसके अंतर्गत वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। और इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत भी बेस्ड ऑन माइंड मैप पर यानी जो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर आधारित बेस्ड ऑन माइंड के लेक्चर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं जो कि इस चैनल के प्ले लिस्ट में उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप पर है यानी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। और वर्तमान लेक्चर जो है वो राज्य व्यवस्था पर है। यानी यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए जो इतिहास है ये पीटी स्पेशल बेस्ड ऑन माइंड मैप पर इस पर जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके इंडेक्स में देखें तो प्राचीन भारत के अंतर्गत जो संपूर्ण जानकारी दी गई संपूर्ण टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड है। इसके बाद मध्यकालीन भारत पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोडेड है। आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण टॉपिक पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे, प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो है देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा के लिए जो ज्योग्राफी है यानी भूगोल है इस पीटी स्पेशल बेस्ड ऑन माइंड मैप इसके अंतर्गत भी महत्वपूर्ण लेक्चर इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिसके अंतर्गत हमने विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक देखें 11 टॉपिक देंगे, सारे टॉपिक को महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो है इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत यहाँ देखें तो जो 10 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इन सारे टॉपिकों को महत्वपूर्ण लेक्चर मैंने चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके ये सारे लेक्चर जो है बेस्ड ऑन माइंड मैप पर इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत सारे पार्ट इंडियन हिस्ट्री के यानी एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न पर आधारित और ज्योग्राफी के पार्ट के रूप में देखें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के सारे जो टॉपिक हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस यानी जो आयोग का सिलेबस निर्धारित किया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी जीएस यानी जनरल स्टडीज़ के लिए और अपर पीटी के लिए भी जो सिलेबस अकॉर्डिंग दोनों में जो कॉमन है उस सिलेबस के आधार पर ही यह जो नोट्स बनाया गया है तो ये अति महत्वपूर्ण साबित होगा आगामी सभी प्रतिपरीक्षाओं के दृष्टिकोण को रखते हुए। तो चलिए ज़्यादा भूमिका न बनाते हुए अब लौटते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत देख लें जो इसके इंडेक्स से राज्य व्यवस्था माइंड मैप पर आधारित इसके इंडेक्स से देखें कुल मिलाकर इसमें जो 15 महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं इन 15 महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत जो देखें तो पहली टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं और यह टॉपिक अभी जो है जारी है। इस पर 3 बल्कि देखें 2 महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। इस पर आधारित तीसरा लेक्चर आज जो है बनाने जा रहे हैं। इसके बाद जो शेष टॉपिक जो 14 टॉपिक शेष रह जाएंगे इस पर भी महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर जल्द ही इस चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इसमें देखें पूर्व के लेक्चरों का जो नोट्स यानी जो पूर्व लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं उसके नोट्स को एक गहन दृष्टि के रूप में पूर्वावलोकन कर लेते हैं। तो जो बनाए जा चुके हैं इसको आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। आप एक सरसरी निगाह से या गहन दृष्टि के रूप में इस नोट्स को एक बार देख लें। यानी सारी जानकारी पूर्व लेक्चर में हम दे चुके हैं जो कि यहाँ पर देखें तो यह भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की शुरुआत यह होती है। तो ये सारी जानकारी हम दे चुके हैं, इसको एक बार आप जो है डीपली देख सकते हैं इस नोट्स को। तो जो जानकारी दी जा चुकी है उस पर हम ज़्यादा विस्तार चर्चा नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि पूर्व लेक्चर में हम इस पर विस्तार चर्चा कर चुके हैं। तो ये सारी जानकारी दी जा चुकी है और देखें ये जो है जानकारी पूर्व के लेक्चर में दी जा चुकी है। आज का जो लेक्चर देखें तो इससे आगे यानी यहाँ भारत शासन अधिनियम 1935 को इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को देखेंगे जो कि ताज के अधीन ये जो है जो शेष 2 बच गए थे इसको आज इस लेक्चर में शामिल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कवर किया जाएगा। तो चलिए जल्दी से देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 को देख लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भारत के संविधान के निर्माण के क्रम में देखें तो यह जो है भारत शासन अधिनियम 1935 जो है मील का पत्थर साबित होता है। इसको समझते हैं। देखें तो गोलमेज सम्मेलनों की असफलता के बाद यानी 3 जो है गोलमेज सम्मेलन लाए गए थे। हालांकि हिस्ट्री में हमने इस तीनों गोलमेज सम्मेलन विस्तार चर्चा के लिए इसलिए यहाँ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें हमने देखा था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि में पार्टिसिपेट करते हैं। एस राजपूताना जहाज से वो जाते हैं लंदन के लिए।
तो ये सारी जानकारी हमने महत्वपूर्ण से देख ली और ध्यान देना है कि तीनों असफल रहे और तीनों में जो पार्टिसिपेट करने वाले नेता के तौर पर जो एग्जाम पूछा जाता वह जो भारतीय संविधान के शिल्पीकार B.R. अम्बेडकर जी हैं, वे तीनों सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। इसके बाद देखें तो 1935 के अधिनियम हेतु बनी समिति के अध्यक्ष लॉर्ड लिनलिथगो थे। यानी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो 1935 के अधिनियम हेतु समिति बनाई गई थी, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो थे। ध्यान दें कि जो लॉर्ड लिनलिथगो है, यह देखें तो 1935 के अधिनियम जो बनाया गया था, 1935 के अधिनियम को हम चर्चा करके यहाँ देख रहे हैं। तो 1935 ईस्वी का अधिनियम था। 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल वायसराय को पुनः गवर्नर जनरल कहा जाने लगा है। इसी अधिनियम के द्वारा जो है जो वायसराय था, यानी देखें 1858 का जो अधिनियम था, उसमें जो भारत का गवर्नर जनरल के जो प्रावधान था 1833 के एक्ट में लाया गया था, उसको वायसराय कहा जाने लगा और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो यहाँ 1935 के अधिनियम द्वारा पुनः उसको समाप्त कर दिया गया और जो है पुनः गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये जो है लॉर्ड लिथगो जो देखें तो वायसरायों के बाद पहला गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड लिथगो और इसका समय जो है 1936 यानी 1936 से लेकर 1944 तक यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो है यहीं भारत में गवर्नर जनरल था। द्वितीय विश्व युद्ध जो होता है 1939 शुरू होता है, 1945 तक चलता है, यानी 15 अगस्त 1945 तक चलता है, जब जापान आत्मसमर्पण कर देता है 6 और 9 अगस्त को, यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा बम गिराए जाने के बाद। तो यही जो है देखें 1935 के अधिनियम हेतु बनी समिति का अध्यक्ष था लॉर्ड लिनलिथगो। इस पर हम विस्तार चर्चा कर चुके हैं इतिहास वाले पार्ट में, इसलिए यहाँ हम केवल जानकारी के रूप में इसको ऐड कर लिए। इस बात देखें तो इस अधिनियम में, यानी जो अधिनियम था, इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थीं। इनमें से अधिकांश को आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में अपना लिया गया। यानी भारतीय संविधान के पार्ट राज्य व्यवस्था में देख रहे हैं, तो आगे हम इसमें विस्तार समझेंगे कि इस अधिनियम यानी भारत शासन 1935 में देखें तो इसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। इसमें से अधिकांश को आज़ादी के बाद भारतीय संविधान का लिया गया, अपना लिया गया। जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान। तो संविधान के रूप में आगे हम विस्तार चर्चा करेंगे, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना है कि इसमें भारतीय संविधान में अधिकांश भाग को इसमें अपनाया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। इसकी मुख्य बातों को देखिए, मेन पॉइंट इसमें क्या है तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। यानी इसमें क्या बताया गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी। इसमें ब्रिटिश प्रांत, यानी इसमें ब्रिटिश प्रांत कौन होंगे? अनिवार्यतः, यानी इसमें ब्रिटिश प्रांत जो होंगे अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। इसमें जो रियासत है, इसने रियायत लिखा है, ये रियासत है, रियासत स्वैच्छिक रहेंगे। यानी इसमें अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जिसमें ब्रिटिश प्रांत अनिवार्य रूप से शामिल होंगे, लेकिन जो रियासतें होंगी वो स्वैच्छिक रूप होंगी, अर्थात वो शामिल हो सकते हैं, नहीं भी शामिल हो सकते हैं अखिल भारतीय संघ में। और इनको स्वैच्छिक कर देने की वजह से इसमें शामिल होती हैं, यानी स्वैच्छिक रूप से ये प्रावधान किया गया था रियासतों को। लेकिन रियासतों को इसमें शामिल न होने से ये संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में न आई। चूंकि ये रियासतों के लिए स्वैच्छिक था इसलिए वे शामिल ही नहीं हुई, इसलिए संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में आई नहीं, संघीय व्यवस्था नहीं बन पाई। यानी जो ब्रिटिश प्रांत थे वे तो शामिल हो गए, अनिवार्य उनको था, लेकिन इनको स्वैच्छिक देने के कारण ये शामिल ही नहीं हुए, इसलिए संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में आ ही नहीं पाई रियासतों की वजह से। प्रांतों में द्वैत शासन का अंत और केंद्र में इस प्रणाली का प्रारंभ किया गया। यानी इससे पूर्व जो था हमने देखा 1919 का जो एक्ट था उसमें प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया था। तो इस एक्ट द्वारा 1935 द्वारा जो है द्वैत शासन यानी प्रांतों में द्वैत शासन को अंत कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ 1935 के एक्ट द्वारा लाया गया। एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर ये दोनों पूछता है कि किस एक्ट द्वारा जो है केंद्र में द्वैत प्रणाली का प्रारंभ हुआ और प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। तो 1935 के एक्ट द्वारा, यानी 1935 का जो एक्ट यहाँ देख सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में जो है द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। जबकि 1919 का एक्ट में देखें इसमें प्रांतों यानी द्वैत शासन प्रणाली हस्तांतरित और आरक्षित की वजह से द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई और इसका जनक लियोनस कार्टिस है। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। इस मैंने पूर्व लेक्चर में देख लिया है, इसलिए यहाँ ज़्यादा इस पर विस्तार नहीं करते हैं। तो हमने देखा कि प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। इसमें ध्यान दें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया, जो कि वर्तमान में भारतीय संविधान में यह शामिल है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूचियाँ बनाई गई हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दी गई थी, यानी ये चौथी सूची जो थी अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दी गई। संघीय न्यायालय की व्यवस्था हुई, यानी इसमें क्या था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई जो कभी अस्तित्व में नहीं आई रियासतों के कारण, और उसके बाद संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई जो कि 1937 में स्थापित हुई। संघीय न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई। तो संघीय न्यायालय की व्यवस्था हुई जो 1937 में स्थापित हुई। हालांकि
न्यायालय संबंधी अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी, यानी न्यायालय संबंधी जो अंतिम शक्ति थी वे प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी, यानी वायसराय को यह शक्ति नहीं प्राप्त थी। इसके बाद देखें तो 1858 द्वारा स्थापित भारत शासन एक्ट की समाप्ति हो गई, यानी 1858 द्वारा स्थापित जो भारत शासन एक्ट था उसकी समाप्ति। इसकी समाप्ति होने का आशय यही था कि जो वायसराय बनाया गया था वो पुनः इसको समाप्त कर दिया गया, वायसराय को समाप्त करके पुनः जो गवर्नर जनरल का पद ला दिया गया। इसके समाप्त होने का यही आशय था, क्योंकि इस एक्ट द्वारा जो था भारत के गवर्नर जनरल को समाप्त करके जो है वह उसको वायसराय नाम दिया गया था। मताधिकार का विस्तार लगभग 10% आबादी पर कर दिया गया, यानी मताधिकार का या वोटिंग का विस्तार कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन के विस्तार के जरिए, यानी सांप्रदायिक निर्वाचन के विस्तार के जरिए क्या हुआ, दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्ग को शामिल किया गया, यानी इसमें क्या किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया। हमने देखा था कि 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली शुरुआत किया था और यह जो शुरुआत हुई थी उसको हम देख सकते हैं यहाँ पर, यह जो है यानी यहाँ भारत परिषद अधिनियम 1909 द्वारा किया गया है। और यह जो है यानी जो वायसराय था मिंटो था और जो लॉर्ड मार्ले था वो भारत सचिव था, इसलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। बाबू राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो क्या कहा है, जो कि वायसराय था, इसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा। और हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था, इस एक्ट को सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट इसको महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्योंकि इसमें देखें जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के आधार मुस्लिम में होती है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इसमें सर्वप्रथम किया गया था, यानी मुस्लिम सदस्यों को चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इसी का विस्तार करके जो है इसमें लाया गया 1935 में। इसका विस्तार होने का आशय यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार कर दिया गया, यानी दलितों के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूर वर्ग को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसके बाद देखें तो 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई, यानी 6 जो राज्य थे या ब्रिटिश प्रांत में थे, 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। 6 राज्य कौन थे, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत मतलब आज का जो उत्तर प्रदेश है, इसके बाद असम, यानी ये जो 6 राज्य हैं द्विसदनीय व्यवस्था की स्थापना की गई। जिससे देखें वर्तमान में भारत में यानी 2025 में भी हम देखें तो वर्तमान में जो है 6 राज्यों में ही द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय का मतलब ये हुआ जैसे केंद्र में देखें तो लोकसभा और राज्यसभा है, उसी प्रकार से 6 राज्यों में वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत के 6 राज्यों में वर्तमान में देखें तो द्विसदनीय है। उत्तर भारत से देखें तो उत्तर प्रदेश तो है ही, उत्तर प्रदेश और बिहार है, उत्तर प्रदेश और बिहार उस दौरान भी शामिल थे। इसके बाद पश्चिमी भारत से देखें, यानी पश्चिमी घाट संबंधित जो भारत है उसमें देखें तो आपका जो आता है वह महाराष्ट्र और कर्नाटक आ जाते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है पश्चिमी भारत या पश्चिमी घाट संबंधित। और पूर्वी घाट से या पूर्वी भारत से देखें, पूर्वी घाट संबंधित जो पूर्वी भारत है वहाँ पर देखें तो जो 2014 से पूर्व यानी 2 जून 2014 से पूर्व एक ही थे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, वहाँ पर 2 हैं, यानी एक तेलंगाना में एक आंध्र प्रदेश में। तो ये मिलाकर वर्तमान में भी 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। और उस दौरान भी जो 1935 का एक्ट था इसमें 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। और 6 राज्य कौन कौन से हैं, यानी आधुनिक रूप से याद करना चाहें तो संयुक्त प्रांत में उस आज भी है, बिहार में भी आज है, बम्बई का मतलब महाराष्ट्र के तौर पर हम लिख सकते हैं, यानी 3 तो इसमें है, 3 इसमें अलग है, एक बंगाल हो गया और एक मद्रास हो गया और एक असम हो गया। इसके बाद देखें देश की मुद्रा और शाख पर नियंत्रण तो रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना जो इसी एक्ट के द्वारा रिजर्व बैंक एक्ट 1935 द्वारा की जाती है, यानी किसके लिए, देश की मुद्रा और शाख नियंत्रण हेतु। यूपीएससी और प्रांतीय सेवा आयोग का स्थापना किए गए। यूपीएससी देखें जो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कंडक्ट एग्जाम कराता है, जिसकी महत्वपूर्ण एग्जाम में आईएएस एग्जाम आते हैं, यानी आईएएस आईपीएस इत्यादि जो एग्जाम ये कराता है अखिल भारतीय सेवा के तौर पर, और इसमें कुछ जो है वो एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो यूपीपीएससी यानी यूपीएससी और प्रांतीय सेवा का मतलब यही हो गया एसपीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंतर्गत ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग इत्यादि जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं और अदर भाषी क्षेत्र हमारे अपने देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उस प्रांतों में जो प्रांतीय लोक सेवा है उसकी स्थापना 1935 के एक्ट द्वारा ही की गई। भारत में बर्मा भारत से अलग हुआ 1936 में उड़ीसा का निर्माण हुआ। 1936 में क्या हुआ, उड़ीसा का निर्माण हुआ। उड़ीसा पहले किस में था, बंगाल में था, और बर्मा भारत से अलग हुआ, यानी इससे पहले बर्मा भी भारत में था, लेकिन इसी एक्ट के द्वारा यानी 1935 के एक्ट भारत शासन अधिनियम भारत शासन 1935 के द्वारा जो है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। हालांकि फिर भी उस पर जो है प्रभुत्व अंग्रेजों का ही था, बर्मा पर था, लेकिन उसको भारत से अलग कर दिया गया। आखिरी देखते हैं ताज के अधिनियम, जो ताज के अंतर्गत जो अधिनियम बनाया गया था उसमें आखिरी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है।
चलिए इसको देख लेते हैं। एपीटी एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो इसमें देखें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसमें 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान पेश हुआ। इसे 3 जून की योजना भी कहते हैं या माउंटबेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं। 3 जून की योजना पूछेगा तो ये माउंटबेटन प्लान ही है, और माउंटबेटन प्लान पूछेगा तो ये 3 जून की योजना से ही संबंधित है। इसके बाद देखें तो इस घटनाक्रम में क्या होता है। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान पेश होता है। इसमें 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्ताव पारित होता है। यानी लगभग देखें तो 1 महीने के अंदर में जो है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में क्या होता है, ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित होता है। इसके बाद 15 जुलाई यानी 11 दिन बाद 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में पारित होता है। इसके बाद अगले दिन 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी पारित हो जाता है। इसके बाद इसके 3 दिन बाद जो है, बल्कि 2 दिन बाद 18 जुलाई 1947 को सम्राट के हस्ताक्षर हो जाते हैं। तो इसमें देखें क्या है, वायसराय पद और ब्रिटेन में भारत सचिव की पद की समाप्ति हो जाती है। यानी वायसराय पद तो समाप्त कर ही दिया गया था, यानी गवर्नर जनरल जो बनाया गया था वह पद, और ब्रिटेन में भारत सचिव के पद को दोनों को समाप्त कर दिया गया। शाही उपाधि से सम्राट शब्द, यानी जो शाही उपाधि था जिसको देखें 1858 के एक्ट द्वारा लाया गया था, क्राउन का जो प्रतिनिधित्व बनाया गया था, तो शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन राज्यों का गठन हुआ। ध्यान देना है कि 2 डोमिनियन राज्य के गठन हुए थे 15 अगस्त 1947 को। यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक प्रांत बना था, एक जो भारत बना था। यानी पाकिस्तान खुद ही भारत का एक अंग है। कभी कभार पाकिस्तान जो है कहता है कि जो है अपने जो है भाग, जैसे जम्मू कश्मीर को जो है भारत का भाग न कहकर वो पाकिस्तान का भाग कहना चाहता है। जैसे पीओके ले लिया पाकिस्तान, यानी पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, और भारत में देखें तो यह लद्दाख का यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर का है। तो हालांकि भारत सरकार या भारत के लोग इसको अखंड जो है अभिन्न अंग मानते हैं कश्मीर को, और है भी, सदैव है ही। और पाकिस्तान का तर्क बेतुकाना होता है। भारत के जो महत्वपूर्ण लीडर वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान का अंग कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान खुद देखें तो भारत का ही अंग था, जो कि अंग्रेजों के जो है को डिवाइड एंड रूल्स, यानी जो विभाजन करो और राज करो की नीति का वो बलि का बकरा बन गया पाकिस्तान जो निर्माण हो गया था। तो भारत का ही एक अभिन्न अंग था पाकिस्तान भी। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या है, यह 15 अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन राज्यों का गठन हुआ था। इन राज्यों में गवर्नर जनरल पद सृजित हुआ। यानी इन राज्यों में क्या हुआ, गवर्नर जनरल पद सृजित। राज्यों का मतलब यहाँ 2 भारत और पाकिस्तान जो देश बने। हालांकि भारत तो देश नहीं, यह राष्ट्र बन चुका है, लेकिन पाकिस्तान आज भी देश ही है। तो राष्ट्र जो होता है वह देखें तो एक समृद्ध देश होता है। समृद्ध देश का मतलब वहाँ पर जो होते हैं प्रत्येक नागरिक जो है वो जो सर्वोच्च नागरिक संविधान होता है, और वहाँ संवैधानिक प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है। और वहाँ पर राष्ट्र में जो है वह जाति धर्म से ऊपर होता है जो राष्ट्र होता है। लेकिन पाकिस्तान का देखें आज भी यहाँ पर जब से बना है तब से यहाँ पर संविधान कई बार फेल हो चुका है और सैनिक शासन हो चुका है, और यहाँ पर जो है कभी भी मतलब यह राष्ट्र बनने की ओर प्रयास ही नहीं कर पाया। हमेशा एक देश बना रहा, यानी एक भूखंड के रूप में, जो एक भूमि का एक टुकड़ा के रूप में ही पाकिस्तान रह पाया। और यह 1971 में अपना इसका एक जो भाग था, जो पूर्वी पाकिस्तान था, वो भी टूट करके आज बांग्लादेश बन गया भारत के वजह से। यानी भारत की वजह से यदि भारत को मिलकर रहता है, भारत के साथ या पड़ोसी से मिलकर रहता तो इसका ज़्यादा फायदा हुआ होता। लेकिन इसने जो है मतलब एक तरह से देखें तो दुर्भावना लेकर, यानी इसकी पॉलिसी में जो भारत की दुर्भावना लेकर ही अपना विनाश करता है। यानी भारत को तो ये कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि भारत एक सशक्त सांस्कृतिक जो विरासत रखा उसके आधार पर जो है वो हमेशा, यानी देखें ऐतिहासिक काल से भी, यानी सदियों से भारत को लूटने का प्रयास या इसको नष्ट करने का प्रयास आक्रांताओं ने किया है। लेकिन भारत जो है कभी भी किसी के सामने घुटने नहीं टेके हैं। हालांकि भारत का इतिहास रहा है कि यह कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन आक्रमणकारियों को मुंहतोड़ जवाब देकर यहाँ से खदेड़ने में सफल रहा है। हालांकि सभी संस्कृति और सभ्यताओं का सृजन अपने में समा लेने की भी क्षमता रखता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इन राज्यों में गवर्नर जनरल, यानी इन राज्यों का मतलब भारत पाकिस्तान में जो है गवर्नर जनरल पद सृजित हुआ। माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, यानी यही माउंटबेटन जो योजना है, यह माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। जबकि जिन्ना, जिनकी वजह से पाकिस्तान बना था, और जिन्ना जो है वह पाकिस्तान के जो है गवर्नर जनरल बने। जिन्ना पहले देखें तो यह राष्ट्रभक्त थे, यानी ये जो है बंटवारे के विरुद्ध थे, राष्ट्रभक्त थे। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसी चाल चली कि 1905 में जो है देखें जो लॉर्ड कर्जन था उसने बंगाल को विभाजन किया। इसके बाद 1906 में देखें तो मुस्लिम लीग का गठन होता है। इसके बाद 1909 में जो है सांप्रदायिक निर्वाचन के बीज बोते हैं। यही घटनाक्रम जो आगे चलते चलते जिन्ना जैसे आदमी को भी वह मतलब कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ी गलती कर दिया
भारत का बंटवारा करके। और ये बाद में जो वहाँ का प्रधानमंत्री लियाकत अली खां बनता है, उसने कहा था कि भारत का विभाजन करके बहुत बड़ी भूल हुई है पाकिस्तान के लिए, यानी पाकिस्तान अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार लिया था इस विभाजन के द्वारा। इसके बाद देखें, सत्ता का उत्तरदायित्व इन डोमिनियंस की संविधान सभा करेगी, यानी सत्ता का उत्तरदायित्व इन डोमिनियंस, यानी जो डोमिनियंट होने थे भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा करेगी, तथा जब तक ये संविधान, यानी जब तक ये सभाएं नए संविधान का निर्माण न कर ले तब तक संसद के रूप में संविधान सभा कार्य करेगी। यानी कहने का से हुआ कि सत्ता का उत्तरदायित्व इन डोमिनियन, यानी जब ये अपना यानी वायसराय पद और भारत सचिव पद को समाप्त कर दिया गया, यानी भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया, अंग्रेज यहाँ से चले गए, तो यह नियम बना था, यानी शासन न करे तो जो डोमिनियंस थे उसका संविधान सभा, यानी उत्तरदायित्व सत्ता का कौन करेगा, संविधान सभा करेगी। जब तक कि संविधान सभा नए संविधान का निर्माण नहीं करेगी तब तक संसद के रूप में कार्य करेगी संविधान सभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय रियासतों के बारे में क्या कहा गया था, चाहे तो भारत डोमिनियन या पाक डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती हैं। इनको भारतीय रियासतें जो थी, इनको क्या ऑप्शन मिला था, या तो भारत के साथ जा सकती हैं या पाकिस्तान जा सकते हैं या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं, ऐसा इनको ऑप्शन दिया गया था इसमें भारतीय सूचना अधिनियम 1947 द्वारा। संविधान सभा को देख लेते हैं। संविधान सभा के बारे में हमने देखा कि संविधान सभा को क्या इसमें दिया गया था उत्तरदायित्व, कि सत्ता को उत्तरदायित्व इंडोमिनियंस की संविधान सभा करेंगे, जो कि आगे हम देखेंगे, तथा जब तक ये सभाएं नए संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, यानी ये संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगी, तब तक ये संसद इन पार्लियामेंट के रूप में कार्य करेंगी। तो देखें संविधान सभाओं के बारे में विस्तार समझ लेते हैं। देखें संविधान सभा क्या है, इसकी पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड को जल्दी से देखते हैं। पृष्ठभूमि में देखें तो सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग, यानी संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की, 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने किया था। स्वराज पार्टी को हमने देख लिया था। स्वराज पार्टी गठन जो है मोतीलाल नेहरू और जो है CR दास यानी चित्तरंजन दास जी ने किया था। चित्तरंजन दास को देशबंधु कहते हैं, चित्तरंजन दास, जो कि सुभाष चंद्र बोस यानी महान जो नेता के नाम से विख्यात हैं, सुभाष चंद्र बोस जी के पॉलिटिकल गुरु होते हैं चित्तरंजन दास जी। तो सर्वप्रथम मांग किसने किया, 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने मांग की थी संविधान सभा के। वर्ष 1934 में इसके गठन का विचार MN राय ने दिया था। यानी किसने गठन का विचार दिया था, MN राय जी द्वारा दिया। MN राय है, याद रखना है इनको। आगे एक और जो है इसमें प्रारूप या सलाहकार के रूप में आएंगे, इनको याद रखना है। ये जो है BN राव हैं, यानी बेनेगल नरसिंह राव हैं। BN राव को संवैधानिक सलाहकार, यानी संविधान सभा का जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार इनको बनाया गया था। तो ये BN राव हैं और ये MN राय हैं जो गठन का विचार दे रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार वर्ष 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। यानी सर्वप्रथम देखें तो रांची शुरू होता है 1934 में भी। उसके बाद एक साल बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो संविधान सभा की मांग करती है। 1936 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की। 1936 का फैजपुर अधिवेशन, ये पहली बार गाँव में फैजपुर में अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद देखें 1937 और 1938 जो होता है, 1937 और 1938 में जो होते हैं, यानी ये त्रिपुरी संकट के अंतर्गत और हरिपुरा और त्रिपुरी में जो सुभाष बाबू यानी जो नेता सुभाष चंद्र बोस उनसे संबंधित है, हरिपुरा और त्रिपुरी का जो अध्यक्षता होती है। तो हालांकि इससे संविधान सभा का संबंध नहीं, इसलिए हम संविधान इन पर चर्चा पूर्व के लेक्चर में हम कर चुके हैं, जो इतिहास वाला पार्ट था आप देख सकते हैं। तो 1936 के फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग की गई थी। ध्यान देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव, यानी एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा लाया गया था। यानी याद रखना, ये तो जो है भारतीयों द्वारा मांग थी ये चारों। और इसके बाद देखें तो जो अंग्रेजों द्वारा जो सर्वप्रथम प्रस्ताव किया गया था, उसमें 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था, उसमें यह सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था। क्रिप्स मिशन वही मिशन है जो कि हम पूर्व में देख चुके हैं कि 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्तावों को किसी दिवालिया हो रहे बैंक के उत्तर दिनांकित चेक या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। इसके बाद देखें तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 की सिफारिश, यानी इसमें देखें तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 की सिफारिश पर गठन किया गया था। यानी कैबिनेट मिशन योजना क्या है, कैबिनेट मिशन योजना 1946 की सिफारिश पर गठन किया गया था। या यूं कह सकते हैं कि 19 फरवरी 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई। 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा था और मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन योजना अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद 16 जुलाई 1946 की 16 अगस्त 1946 को जो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस एंड डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था, यही जो है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के बाद। तो ये पूरे लेक्चर में चर्चा कर चुके, इसे यहाँ पर इस विस्तार करने की आवश्यकता नहीं थी, थोड़ी सी जानकारी हमने ऐड कर दिया। इसके बाद देखिए प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि
के निर्वाचन की व्यवस्था इसमें की गई थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम वयस्क मताधिकार पर आधारित था। संविधान सभा के अंतर्गत क्या इसमें नियत था कि प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि की निर्वाचन की व्यवस्था इसमें संविधान सभा में की गई थी। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। यानी संविधान सभा के लिए चुनाव कब कराया गया था? जुलाई अगस्त 1946 में किया गया था। और इसमें देखें तो ये संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या यानी संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत, 93 सीटें देसी रियासतों और इसमें 15 महिलाएं शामिल थीं। और इसमें देखें तो संविधान सभा से मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद यानी संविधान सभा से मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद सदस्य जो 299 रह गए। 299 रहने का मतलब ये हुआ कि 389 जो सदस्य थे इसमें से 299 होने का मतलब 90 सदस्य मुस्लिम लीग के इसमें अलग हो गए। तो सदस्य यानी संविधान सभा से मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद कितने हो गए? 299 यानी मुस्लिम लीग से 90 सदस्य इसमें अलग हुए। इसमें से भारतीय प्रांत से 229 रियासतें यानी भारतीय प्रांत से 229 और देसी रियासतों से 70 इसमें शामिल थी। यानी इसको यदि हम जोड़ देते हैं तो ये 99 यानी भारतीय प्रांत से इसमें 299 थे और देसी रियासतों से 70 यानी कुल मिलाकर 299 सदस्य ये थे, यानी 90 अलग हो गए थे। इसमें हमने देखा कि 15 महिलाएं थीं। इन 15 महिलाओं को आगे हम देखेंगे, जिसमें से 6 उत्तर प्रदेश से थीं। यानी 15 महिलाओं को देख सकते हैं। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। उनके नाम यहाँ पर है, विस्तार से हम देखेंगे आगे। अभी इस पर जो है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि इसमें यानी भारतीय प्रांत से 299 और देसी रियासतों से 70 रही थी और 90 जो मुस्लिम लीग से अलग हो गए थे। देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, यानी देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया, जबकि देसी रियासतों से देखें तो 70 लोग इसमें थे संविधान सभा में, लेकिन संविधान सभा में भाग नहीं लिए। राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया, यानी राज्यों की जो विधानसभाएं थी उनका निर्वाचक मंडल के रूप में उपयोग किया गया था संविधान सभा के लिए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान यानी 9 दिसंबर 1946 को सभा यानी संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। यानी 299 सदस्य थे, जिसमें से 70 तो ये भाग लिए ही नहीं। अब बचे 229 में से जो 207 ने भाग लिया, इसका मतलब जो है 22 सदस्य अभी भी एब्सेंट रहे पहली बैठक में, जो कि 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक होती है, जिसमें 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। 9 दिसंबर 1946 को इस सभा की प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। यानी अक्सर यहाँ पूछता है कि संविधान सभा की जो है अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। प्रथम बैठक के दौरान ही, यानी 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है और उसी दौरान जो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। इसके 2 दिन बाद देखें यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध, ध्यान रखना निर्विरोध, संविधान सभा के अस्थायी यानी परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में निर्वाचित किया। यानी 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, उसी दिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी बनते हैं। इसके 2 दिन बाद जो है दूसरी बैठक, 2 दिन बाद जो है अगली बैठक जब होती है, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को निर्विरोध जो है परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में निर्वाचित किया जाता है। फिर 13 दिसंबर 1946 को JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। यानी 13 दिसंबर को यानी इसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है। प्रस्तावना देखें, भारत संविधान आज एक संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यही प्रस्तावना है जो कि उद्देश्य प्रस्ताव जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के सचिव यानी संविधान सभा के महासेक्रेटरी देखें, या सेक्रेटरी जो थे यानी संविधान सभा के महासचिव HVR अयंगर जी थे। और संविधान सभा मुख्य प्रारूपकार यानी हमने देखा संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर जी और संविधान सभा मुख्य प्रारूपकार NH यानी HN मुखर्जी थे। HN मुखर्जी जी क्या थे? ये संविधान सभा के प्रारूपकार थे और महासचिव HV राव अयंगर जी थे। इसके बाद इसमें देखें तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया को देख लेते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया किस दौरान या किस तरह से होती है, तो निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगता है। कभी कभार इसको उल्टा कर देता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि 2 वर्ष तो सभी लोग याद रखते हैं, ये कभी कभार बदल कर 18 माह कर देता है। तो 18 माह तो होता नहीं है, क्योंकि 18 माह का मतलब 12 माह में 1 वर्ष हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि 11 माह जब रहेगा, 18 माह कर देगा तो अपने आप ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखें 12 माह यानी लगभग 1.5 साल वैसे लिख देगा। लिखने के लिए ऐसे यानी
ऑब्जेक्टिव टाइप में फंसा सकता है। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, यानी इसमें 12 दिन और हो गया होता तो ये 30 दिन हो गया होता, तब यह 3 वर्ष इसमें समय लग गया होता, यानी 3 वर्ष में देखें तो 12 दिन कम है संविधान के निर्माण में। इसके बाद इसमें देखें तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, यानी संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था, अधिनियमित कर दिया गया तो आत्मार्पित कर दिया गया। इसीलिए जो देखें 2000 यानी इस बार जो 10वां संविधान दिवस मनाया गया था, यानी 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस मनाने की परंपरा थी, तो यह 10वां था। इसका मतलब 2015 से इसकी शुरुआत की गई थी, यानी जो 26 नवंबर 2000 अभी तो 25 वाला आने वाला है, 26 नवंबर 2024 को मनाया गया और 10वां था। 2015 से जो है इसको विधि दिवस या संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। कुल 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए, जिनमें 8 महिलाएं थीं, यानी 15 महिलाएं संविधान सभा में थीं, जिसमें से 6 महिलाएं तो उत्तर प्रदेश से ही थीं। उसमें से 8 महिलाओं ने इस पर हस्ताक्षर किया था, यानी कुल 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था, इसमें से 8 महिलाएं थीं। यानी इनको निकाल दें तो कुल मिलाकर 276 पुरुष ने हस्ताक्षर किया था और 8 महिलाओं ने इस पर हस्ताक्षर किया था संविधान पर। 24 जनवरी 1950 को सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए, यानी 24 जनवरी 1950 को सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर क्या किए गए, हस्ताक्षर किए गए। और इसमें देखें तो बेनेगल नरसिंह राव, यानी यही BN राव हैं, को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। यानी ये पूछता है एग्जाम में कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे संविधान सभा के, तो बेनेगल नरसिंह राव, या इनको शॉर्ट रूप में BN राव के भी जानते हैं। जबकि अभी हमने ऊपर देख लिया था कि जो MN राय थे, इन्होंने संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में ही दे दिया था, काफ़ी पूर्व दे दिया था। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और हमने देख लिया था इतिहास वाले भाग में कि 26 जनवरी 1930 को जो है वह, यानी कराची अधिवेशन देखें तो वह आपका जो है 1929 में होता है, लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, जिस जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में, और वहीं पर जो है पूर्ण स्वराज की बात की जाती है। तो उसी दौरान जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तभी से इस दिन की याद को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने का मतलब यह हो कि भारत उस दिन से पूर्ण गणराज्य देश या राष्ट्र बना। गणराज्य होने का मतलब है कि यहाँ सर्वोच्च पद जो है वह पैतृक न होकर के निर्वाचित होगा। जैसे भारत का प्रथम संवैधानिक जो पद सर्वोच्च राष्ट्रपति भी यहाँ निर्वाचित होगा और पैतृक नहीं होगा। 26 जनवरी 1950 को जो है अपना संविधान लागू हुआ। जबकि बनकर तैयार कब हुआ था, हमने देख लिया था, तो वह आपका जो है 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। यानी एक साल, या कह सकते हैं 1949 आपका हो गया, 49 नवंबर आपका है, तो 49 का मतलब 2 माह लगभग इसमें कह सकते हैं, यानी 3 महीने पहले, लगभग 3 महीने पहले जो है बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 3 महीने इसके लेट क्यों किया गया, इसी दिन को याद रखते हुए, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो ये भारत के अधिकार में था कि वो अपना संविधान कब लागू करता है, पूर्ण गणराज्य कब बन सकता है, इसलिए उसने 3 महीने बाद इसको लागू किया। जबकि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों द्वारा दी गई थी। यह भारत के बस में नहीं था, क्योंकि ये 15 अगस्त देखें अंग्रेजों के लिए या जो मित्र राष्ट्र थे उनके लिए 15 अगस्त जो है विजय दिवस था, क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त 1945 को जो है जापान जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो है हिरोशिमा नागासाकी को अमेरिका द्वारा बम गिराए जाने के बाद इसलिए 15 अगस्त को जो है अंग्रेजों ने भारत को आज़ादी दिया था। तो आज़ादी तो भारत के बस में नहीं था, लेकिन संविधान को लागू करना भारत के बस में या अधिकार क्षेत्र में था। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान सभा की आलोचना, यानी संविधान सभा की आलोचना कौन कौन से ऐतिहासिक महापुरुषों ने किया है या शख्सियतों ने किया है, यह भी एग्जाम अक्सर पूछता है। तो इसमें ग्रेनविले ऑस्टिन का, यानी ये बाहरी व्यक्ति या जो विदेशी हैं, यानी इसमें ज़्यादातर विदेशियों ने ही चर्चा किया, इसमें देखें, यानी इसकी आलोचना किए हैं। तो संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत का। ये कौन से कहा है संविधान के बारे में, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा। लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा, हिंदुओं का एक निकाय है, यानी इस सिस्टम ऑफ हिंदूज, लॉर्ड विस्काउंट ने कहा है संविधान सभा के बारे में। विंस्टन चर्चिल ने क्या, उस दौरान जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था, उसने ये कहा है कि यह भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। यह भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, इसने विंस्टन चर्चिल ने कहा है। निराजुद्दीन अहमद ने इसे अपवहन समिति कहा। निराजुद्दीन अहमद एक भारतीय थे, इन्होंने क्या कहा है कि अपवहन समिति कहा है संविधान सभा को। यानी ये चर्चिल देखें, विंस्टन चर्चिल के बारे में देखें तो मई 1940 में यह विंस्टन चर्चिल जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना था। विंस्टन चर्चिल जो इस बारे में कहता है, कांग्रेस यानी संविधान सभा के बारे में यह बात कहता है। और 1945 में देखें, 1945 में वहाँ चुनाव होता है, यानी 5 साल बाद। चूंकि देखें ये गठन जो होता है ये आपका, इसमें देखें 1945 में लेबर सरकार सत्ता में आती है
और इसके प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली बनता है, यानी लेबर पार्टी जो उदारवादी दल होता है वहाँ के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली बनता है और एटली द्वारा ही एक घोषणा यानी भारत को आज़ादी दी जाती है। और विंस्टन चर्चिल जो था इसने आज़ादी के पक्ष में ये नहीं था। चर्चिल के समय देखें तो जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसमें 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति जो भारत छोड़ो प्रस्ताव चर्चिल के समय में ही हुआ था। मुस्लिम लीग 1944 में अपने कराची अधिवेशन बांटो और छोड़ो का नारा दिया था और 1940 में पृथक राज्य की मांग मुस्लिम लीग ने की थी इसी के समय। और 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन जो इसी के समय चर्चिल के समय में ही कराया गया था, यानी ये घटनाएं घटित हुई थी। इसके अलावा देखें शिमला सम्मेलन भी इसी के समय की घटना थी, यानी चर्चिल के समय, जो कि यह संविधान सभा को कहता है कि यह भारत के केवल एक बड़ी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। इसी के बाद जो है वह एटली जो है प्रधानमंत्री बनता है, जबकि इससे पूर्व का चर्चिल से पहले का जो प्रधानमंत्री था वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड था। ये तो और उससे भी खतरनाक था क्योंकि इसी के समय मैकडोनाल्ड अवार्ड यानी देखें जो सांप्रदायिक अवार्ड या निर्णय था वह रैमसे मैकडोनाल्ड के समय ही आया था। उस दौरान जो भारत में जो वायसराय था वो लॉर्ड विलिंगटन था, जिसका समय 1931 से 1936 में, यानी 1931 से 1936 ईस्वी तक जो लॉर्ड विलिंगटन का समय था। उस दौरान जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था रैमसे मैकडोनाल्ड था, यही सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किया था। यानी इसमें देखें रैमसे मैकडोनाल्ड के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं, इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलन होना, इसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना किया जाना, इसके बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन समाप्त करना, और ये सारी जानकारी देखें तो मैकडोनाल्ड के समय थे। इसमें इतिहास वाले भाग में विस्तार समझ लिया, इसलिए यहाँ ज़्यादा हम इसको विस्तार नहीं करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं इसमें जो है ये शामिल हैं, यानी देखें ये जानकारी जो है कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी और उनके नाम क्या क्रम से देख लें। इसमें से 6 जो थे वो उत्तर प्रदेश थे। यूपी स्पेशल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या क्या थी, वो 15 थी। इसमें देखें विजय लक्ष्मी पंडित जी थे, ये उत्तर प्रदेश संबंधित थे, और यह यूएन यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र में जो देखें पहली महिला अध्यक्ष के रूप में जो भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल होते हैं, पहले भारतीय के रूप में और प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में भी ये काम किए हैं एक सत्र के लिए। इसके बाद राजकुमारी अमृता कौर जी और सरोजिनी नायडू जी जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनते हैं और भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल होने का इनको गौरव प्राप्त है। इसके बाद सुशीलता कृपलानी, ये भी उत्तर प्रदेश संबंधित हैं, और यह देखें तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती हैं और मुख्यमंत्रियों क्रम में ये चौथी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश की, और भारत के किसी भी राज्य की महिला मुख्यमंत्री में भी यह पहली हैं सुशीलता कृपलानी जी। इसके बाद पूर्णिमा बनर्जी, इसके बाद लीला राय जी, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्ष यानी वेलायुद्दीन बेगम, एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन, ये 15 महिलाएं शामिल थीं। इसमें जो दुर्गाबाई देशमुख जी, इनको देख लेते हैं तो ये लौह महिला यानी आयरन लेडी के रूप में जानी जाती हैं। जैसे भारतीय प्रधानमंत्रियों देखें तो भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी बनी थी, जिनको आयरन लेडी के रूप में जाना जाता है। उसे जी दुर्गाबाई को भी लौह महिला के रूप में जानते हैं, जो कि संविधान सभा की 15 महिलाओं में शामिल थे। इनके बारे में यह है कि आंध्र प्रदेश महिला के संस्थापक हैं। आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो महिला के संस्थापक थे। नमक सत्याग्रह का आयोजन आंध्र प्रदेश में इन्होंने किया था। यानी देखें इसमें से तो 15 में से, यानी इसमें देखें 15 में से 6 तो आपका उत्तर प्रदेश थे, इसमें से 3 जो है केरल से थे, यानी 3 महिलाएं केरल से शामिल थीं। और संविधान सभा के बारे में यह ध्यान दें कि जो संविधान सभा में हमने देख लिया, यहाँ पर संविधान सभा की ये आपकी जो हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या था। संविधान सभा में ध्यान दें कि इसमें 15 महिलाएं थीं और 389 निर्धारित थी, और ये इसमें ब्रिटिश सीटें थी और 93 देसी रियासतें सीटें थी, 15 महिलाएं, और मुस्लिम लीग के जो 90 सदस्य हट गए थे इसके बाद यह घटनाक्रम हो गया था, नहीं यह संख्या बची थी। इस संविधान सभा में देखें तो 33 यानी 33 जो मेंबर थे वो एसटीज थे, यानी शेड्यूल ट्राइब थे। इसके बाद 213 सदस्य जो थे इसमें कॉमन थे, यानी सामान्य थे। इसके बाद इसमें 79 जो सदस्य थे वो मुसलमान थे, यानी 90 जो है मुस्लिम लीग के हटने के बाद ये 79 सदस्य मुस्लिम इसमें शामिल थे। 4 सदस्य जो इसमें थे वो सिख थे, और 15 महिलाओं की संख्या हमने देख लिया विस्तार से। तो इस संविधान सभा में जो है टोटल सदस्य थे।